वेलकम। जय हिंद प्यारे दोस्तों, फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा बोले तो मोटिवेशन। ठीक है, यानी मोटिवेशन क्या होता है और अभिप्रेरणा की कौन कौन सी विधियां होती हैं। ये देखिए टॉपिक जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न देखिए पूछे जाते हैं। तो इसको देखिए क्या करना है, आपको साथ ही साथ नोट करते रहना है और नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि यही जो नोट्स आप बना रहे होंगे, ठीक है, यही आगे चलकर जब आपकी परीक्षा होगी वहां पर देखिए रिवीजन में आपको काफी मदद मिलेगी। क्योंकि वहां पर जब परीक्षाएं होती हैं तो देखिए 3-3 पेपर होते हैं, तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप देखिए डेली क्लासेस देखें। तब आपका देखिए तब आप नोट्स की मदद से देखिए अपना रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ नोट करते रहना है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं जो मोटिवेशन शब्द है ये कहाँ से आया, यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो एक लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन। लैटिन भाषा का शब्द है मोटम। ये जो मोटम शब्द है इससे बना है मोटिवेशन। ठीक है, अब ये लैटिन भाषा कहाँ से आई? तो जो लैटिन भाषा है ये इटली से आई है। कहाँ से? इटली। और इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। चलिए इसका हिंदी रूपांतरण समझते हैं। यानी मोटिवेशन का हिंदी रूपांतरण है अभिप्रेरणा। तो देखिए अभिप्रेरणा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? तो अगर इसका हम संधि विच्छेद करें तो अभि प्लस प्रेरणा, यानी अभिप्रेरणा दो शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? अभि प्लस प्रेरणा। ठीक है, ये इसका हुआ संधि विच्छेद। तो अगर देखिए आपको ये लिखना है थोड़ा सा परिचय में तो आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभिप्रेरणा किन दो शब्दों से मिलकर बना है? अभि प्लस प्रेरणा। और ये किस भाषा का शब्द है? ये लैटिन भाषा का शब्द है। और ठीक है, मोटम शब्द से बना है मोटिवेशन। चलिए अब हम समझते हैं अभिप्रेरणा का अर्थ। तो देखिए अभिप्रेरणा का अर्थ व्यक्ति के भीतर किसी कार्य को करने की आंतरिक या बाह्य शक्ति या कारण जो उसे उस कार्य की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। कोई भी ऐसा कारण, यानी कोई भी ऐसा कारण या शक्ति जो व्यक्ति को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करे, उसे अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा। चलिए अब सरल शब्दों में परिभाषा इसकी समझते हैं। ये सरल शब्दों में, जब हमारे मन में किसी काम को करने की इच्छा, उमंग या जरूरत उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी किसी काम को करने की इच्छा, उमंग या जरूरत उत्पन्न होती है और हम उस काम को करने लगते हैं, यही अभिप्रेरणा है। ठीक है, अब चलिए हम समझते हैं अभिप्रेरणा की परिभाषाएं, यानी डेफिनेशंस ऑफ मोटिवेशन। तो देखिए पहली परिभाषा है वुडवर्थ, यानी वुडवर्थ के अनुसार अभिप्रेरणा वह स्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार को क्रियाशील बनाती है और उसे किसी लक्ष्य की ओर ले जाती है। ठीक है, तो ये परिभाषा किसने दी है? वुडवर्थ ने। ठीक है, अगली है देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार। देखिए क्रो एंड क्रो के अनुसार अभिप्रेरणा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, यानी व्यक्ति की क्रियाएं जो है प्रारंभ होती हैं, दिशा प्राप्त करती हैं और बनाए रखी जाती हैं, यानी उन क्रियाओं को बनाए रखा जाता है। ठीक है, तो ये परिभाषा है क्रो एंड क्रो की। अगली परिभाषा हम देखते हैं गेट्स के अनुसार। अभिप्रेरणा के अंतर्गत वे सभी आंतरिक अवस्थाएं आती हैं जो व्यवहार को उत्पन्न, नियंत्रित और बनाए रखती हैं। तो ये देखिए हमने तीन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अभिप्रेरणा की परिभाषा बताई। देखिए जब भी अभिप्रेरणा से प्रश्न आए, जैसे कहे कि अभिप्रेरणा का क्या तात्पर्य है या अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, तब देखिए आपको परिभाषा जब भी आप लिखिए, केवल अगर परिभाषा ऐसे ही पूछ रहा है तो देखिए किसी प्रोफेसर का नाम लिखिए और उसके अकॉर्डिंग परिभाषा लिखिए। ठीक है, यानी जब भी आप किसी मनोवैज्ञानिक का नाम लिख देते हैं और इसके बाद जब परिभाषा लिखते हैं तो देखिए वो परिभाषा थोड़ा इफेक्टिव मानी जाती है और नंबर अच्छे दिए जाते हैं। ठीक है, और जो आपकी परिभाषा होगी वो परिभाषा आपकी सबसे अलग होगी, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं ऐसे ही डायरेक्ट परिभाषा लिख देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपको परिभाषा देना हो तो किसी न किसी का मनोवैज्ञानिक का नाम लिखिए फिर इसके बाद परिभाषा दीजिए। तो देखिए उदाहरण समझिए, यदि आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाने की इच्छा है, यानी आपकी देखिए परीक्षा में अच्छे अंक लाने की इच्छा है, तो यह इच्छा आपको पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती है। यही आपकी अभिप्रेरणा है, यानी अच्छे अंक लाना ही आपकी देखिए अभिप्रेरणा है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है देखिए अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, यानी अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं? तो दो। तो पहला है देखिए आंतरिक अभिप्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। जब व्यक्ति के भीतर से ही किसी कार्य को करने की इच्छा पैदा हो, यानी जब देखिए खुद से किसी कार्य को करने की इच्छा पैदा हो, ठीक है, तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई बाहरी दबाव नहीं होता, यानी इसमें कोई बाहरी दबाव नहीं डाला जाता है, क्योंकि देखिए ये आंतरिक अभिप्रेरणा होती है, यानी अंदर से खुद, यानी ये व्यक्ति के अंदर से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो देखिए
व्यक्ति स्वयं के आनंद, रुचि या सीखने की खुशी के लिए कार्य करता है। यानी इसमें जो व्यक्ति है सीखता है खुद के आनंद के लिए, रुचि के लिए और खुशी के लिए। तो उदाहरण समझिए, बच्चे का खुद पढ़ाई में मन लगना। देखिए जब बच्चा खुद से पढ़ाई करता है यानी अपने आप मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो समझिए कि बच्चा देखिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, ठीक है? किसी का चित्र बनाना क्योंकि उसे चित्रकारी पसंद है। देखिए जब भी कोई बच्चा चित्र बना रहा है, ठीक है? यानी उसको देखिए चित्रकारी में इंटरेस्ट है, तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, उसे बाहरी प्रेरणा की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब है देखिए बाह्य अभिप्रेरणा, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। जब व्यक्ति को किसी बाहरी इनाम, पुरस्कार, डर, दबाव या दंड के कारण काम करना पड़े, तो उसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। इसमें कार्य करने का कारण बाहर से आता है। यानी जो बाह्य प्रेरणा है, यानी बाह्य अभिप्रेरणा, ये बाहरी रूप से दी जाती है। ठीक है? देखिए जब भी स्कूल में बच्चों को देखिए इनाम है या पुरस्कार ये जब दिए जाते हैं तो देखिए जब वो अच्छा पढ़ाई करते हैं यानी अच्छी पढ़ाई करते हैं ठीक है और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं तो उनको इनाम या पुरस्कार दिया जाता है जिस वजह से देखिए वो बच्चे और आगे चलकर देखिए और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं तो ये जो पुरस्कार और इनाम है ये बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं ठीक है ये किस कौन सी अभिप्रेरणा का कार्य करते हैं बाह्य अभिप्रेरणा ठीक है चलिए अब उदाहरण से समझते हैं तब थोड़ा और क्लियर होता है देखिए उदाहरण अच्छे अंक लाने पर इनाम मिलना यानी विद्यार्थी को जब अच्छे अंक लाता है तो देखिए जब उसे इनाम दिया जाता है तो ये जो इनाम है ये बाह्य अभिप्रेरणा है सजा के डर से पढ़ाई करना यानी यहाँ पर देखिए जो ये सजा है सजा का डर ये बाह्य अभिप्रेरणा है ठीक है अगर बच्चा देखिए पढ़ाई नहीं कर रहा है तो उसे डर है कि कहीं ना कहीं टीचर द्वारा सजा दी जाएगी तो वो देखिए बाह्य रूप से अभिप्रेरित होता है और थोड़ा मन लगाकर पढ़ाई करता है ठीक है नौकरी में पदोन्नति पाने के लिए मेहनत करना तो यहाँ पर देखिए जो नौकरी में पदोन्नति यानी प्रोग्रेस है तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है जब आप देखिए मेहनत करेंगे तभी आप आगे चलकर आप प्रोग्रेस पाएंगे यानी प्रमोशन पाएंगे नौकरी में ठीक है तो ये जो पदोन्नति है ये बाह्य अभिप्रेरणा का कार्य कर रहा है चलिए अब आगे देखते हैं अभिप्रेरणा का शैक्षिक महत्व देखिए अभिप्रेरणा का जो है शिक्षा में क्या महत्व है तो देखिए तो पहली हेडिंग है अधिगम को सक्रिय बनाती है ठीक है यानी अधिगम को क्या है ये सक्रिय बनाती है तो देखिए अब प्रेरणा से विद्यार्थी में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ती है यदि बच्चे को देखिए आप मोटिवेटेड रखते हैं तो उसका देखिए पढ़ाई में काफी मन लगने लगता है और रुचि जागृत होती है विद्यार्थी स्वेच्छा से सीखने लगता है यानी विद्यार्थी स्वयं से सीखने लगता है खुद के द्वारा वो सीखने लगता है उदाहरण अगर बच्चे को अध्यापक कहानी सुनाकर पढ़ाते हैं तो वह आसानी से सीखता है यदि देखिए बच्चे को जब टीचर द्वारा कहानी सुनाई जाती है तो कहानी सुनकर भी बच्चा देखिए अभिप्रेरित होता है और आसानी से जो भी विषय वस्तु है उसको सीख पाता है अगला है देखिए ध्यान एकाग्रता बढ़ती है इसमें देखिए क्या है ध्यान और एकाग्रता बढ़ती है किससे अभिप्रेरणा के द्वारा जब विद्यार्थी अभिप्रेरित होता है तो उसका पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित होता है यदि देखिए विद्यार्थी मोटिवेटेड है ठीक है तो पढ़ाई पर पूरा ध्यान लगाएगा यानी भटकाव कम होता है ठीक है यानी मोटिवेशन के समय यदि बच्चा देखिए मोटिवेटेड है तो वो इधर उधर के चक्करों में नहीं पड़ेगा यानी वो उसका जो भटकाव है वो कम हो जाएगा परिश्रम करने की आदत विकसित होती है यानी अभिप्रेरणा के द्वारा देखिए परिश्रम करने की आदत बढ़ती है अभिप्रेरित विद्यार्थी कठिन विषय को भी समझने का प्रयास करता है अगर बच्चा देखिए मोटिवेटेड है ठीक है यानी अभिप्रेरित है तो चाहे जितना कठिन विषय क्यों ना हो उसको मन लगाकर पढ़ेगा और उसको सीखने का प्रयास करेगा रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है ठीक है यानी अभिप्रेरणा अगला महत्व है कि रचनात्मकता को प्रोत्साहन मिलता है अभिप्रेरणा से विद्यार्थी में नए नए विचार और प्रयोग करने की क्षमता आती है ठीक है उसकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है यानी अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चे के अंदर सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है आत्मविश्वास बढ़ता है यानी अगर बच्चा देखिए मोटिवेटेड है तो उसका देखिए आत्मविश्वास बढ़ता है जैसे जब विद्यार्थी अच्छे परिणाम प्राप्त करता है यानी कि अगर विद्यार्थी अच्छे अंक लेकर आता है तो उसे आत्मविश्वास तो उसमें आत्मविश्वास पैदा होता है यानी जब वो अच्छे अंक लाता है तो उसका देखिए आत्मविश्वास बढ़ जाता है यानी कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाता है वह भविष्य में और अच्छा करने की कोशिश करता है ठीक है अगला है देखिए अनुशासन में सुधार होता है तो देखिए अगर विद्यार्थी मोटिवेटेड है यानी अभिप्रेरित है तो उसके अनुशासन में क्या है सुधार आता है यहाँ पर देखिए प्रेरित विद्यार्थी स्व अनुशासन का पालन करता है यानी अगर विद्यार्थी
प्रेरित है, ठीक है, यानी मोटिवेटेड है, तो वो देखिए पढ़ाई को नियमानुसार करेगा। यहाँ पर स्वानुशासन का मतलब है कि नियम के अनुसार यानी लगातार वो पढ़ाई करेगा, ठीक है? उसे बार-बार टोकने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी अब प्रेरित विद्यार्थी को बार-बार टोकने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। अगला है देखिए शैक्षिक लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। तो अगला महत्व क्या है? शैक्षिक लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। देखिए, विद्यार्थी अपना लक्ष्य निश्चित करता है और उसे पाने का प्रयास करता है। ठीक है? शिक्षण अधिक प्रभावशाली बनता है, यानी इस क्रिया के द्वारा शिक्षण जो है अधिक प्रभावशाली हो जाता है। अगला है सकारात्मक कक्षा वातावरण बनता है, यानी कक्षा का जो वातावरण है वो काफ़ी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है? जब सभी विद्यार्थी प्रेरित होते हैं, यानी सभी अगर स्टूडेंट हैं, मोटिवेटेड हैं, तो पूरी कक्षा का माहौल सकारात्मक हो जाता है। यानी पूरी कक्षा का जो माहौल है, सभी बच्चे एक साथ मोटिवेटेड हो जाते हैं और सब मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। शिक्षक को भी पढ़ाने में आनंद आता है और जब देखिए बच्चे सभी मोटिवेटेड होते हैं और पढ़ने के लिए उत्साहित होते हैं, तो देखिए शिक्षक को पढ़ाने में भी काफ़ी मन लगता है और काफ़ी आनंद के साथ शिक्षक भी वो पढ़ा पाता है। चलिए अब समझते हैं अभिप्रेरणा की प्रमुख विधियाँ। तो देखिए कौन-कौन सी अभिप्रेरणा की विधियाँ हैं। तो पहली विधि है पुरस्कार और प्रशंसा यानी रिवार्ड एंड प्रेज़। विद्यार्थी को अच्छा कार्य करने पर इनाम देना, ठीक है? उसकी मेहनत की सराहना करना, ठीक है? यानी पुरस्कार और प्रशंसा में क्या होता है बच्चे की देखिए सराहना करना और उसको अच्छे कार्य के लिए इनाम देना। इससे बच्चा और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है, ठीक है? ये करने से देखिए बच्चा क्या है और अच्छा करने के लिए प्रेरित होता है। उदाहरण अच्छे अंक लाने पर शाबाशी देना। जैसे टीचर के द्वारा जब विद्यार्थी अच्छे अंक लाता है, तो टीचर द्वारा शाबाशी दी जाती है। इस वजह से बच्चे देखिए और भी आगे चलकर मोटिवेटेड होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। अगला है देखिए लक्ष्य निर्धारण यानी गोल सेटिंग। विद्यार्थी को एक स्पष्ट लक्ष्य देना जिससे उसे पता चले कि उसे क्या करना है, ठीक है? यानी विद्यार्थियों को एक टारगेट फिक्स करना चाहिए, जिससे कि वो उसी टारगेट के अनुसार पढ़ाई कर सकें। लक्ष्य मिलने से मन में उत्साह आता है, यानी जब टारगेट दे दिया जाता है तो बच्चे देखिए उत्साह के साथ उस टारगेट को अचीव करते हैं, यानी उसको पाने की कोशिश करते हैं। जैसे उदाहरण तुम्हें 15 दिनों में ये अध्याय पूरा करना है। जैसे कह दिया जाए बच्चों को कि जैसे गर्मियों की छुट्टी चल रही, तो गर्मियों की छुट्टी में देखिए बहुत सारे होमवर्क दे दिया जाता है। बोल दिया जाता है कि इतना होमवर्क यानी आपको पूरा करके लेकर आना है। तो देखिए विद्यार्थियों के पास एक 30 दिनों का एक टारगेट है कि इतने दिनों में इतना हमें कार्य पूरा करके लाना है। तो देखिए वो उस टारगेट को पूरा करने में मन लगाकर उस टारगेट को पूरा करेंगे। और वैसे ही आप लोगों के पास भी एक टारगेट है कि देखिए आपको परीक्षा में अच्छे अंक लाना है। तो देखिए जो अच्छे अंक लाना है, ये एक आपने गोल सेट कर रखा हुआ है कि हमें देखिए 90 प्लस मार्क्स लेकर आना है। तो ये देखिए आपने गोल पहले से सेट कर रखा है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, ठीक है? यानी जैसे आप पहले सिलेबस पूरा पढ़ेंगे, ठीक है? पूरा चैप्टर वाइज़ पहले सिलेबस पढ़ेंगे, इसके बाद देखिए आप रिवीजन करेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर करेंगे, फिर जाकर आप परीक्षा देने जाएँगे, ठीक है? इसे ही हम कहते हैं लक्ष्य निर्धारण। चलिए अब आगे समझते हैं। प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराई जाए जिससे विद्यार्थी आगे बढ़ने का प्रयास करें यानी अगर कंपटीशन करवाया जाए तो विद्यार्थी देखिए कंपटीशन में क्या है एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं प्रतियोगिताएं उत्साह बढ़ाती हैं यानी कंपटीशन जो है ये उत्साह विद्यार्थियों का बढ़ाती हैं जैसे उदाहरण भाषण प्रतियोगिता या चित्रकला प्रतियोगिता यानी स्कूल में देखिए बहुत सारी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाती हैं जिससे देखिए बच्चे क्या है अभिप्रेरित हो सकें और कुछ नया कर सकें और आगे बेहतर सीख सकें। चलिए अब आगे देखते हैं सहयोगात्मक अधिगम। ठीक है, विद्यार्थी को समूह में काम करने का अवसर देना, यानी विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? समूह में कार्य देना चाहिए। ठीक है, एक दूसरे से सीखने की प्रवृत्ति विकसित होती है, यानी जब वो समूह में कार्य करते हैं तो उनकी सीखने की जो टेंडेंसी है, वो बढ़ती है। ठीक है, यानी सीखने की प्रवृत्ति का विकास होता है। उदाहरण समूह में प्रोजेक्ट कार्य करना, यानी जब भी कोई आप प्रोजेक्ट कार्य दे रहे हैं समूह में, जब विद्यार्थी करते हैं तो वो समस्या का सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी वो मिल-जुल कर यानी करके सीखते हैं। ठीक है? अगला है देखिए जिज्ञासा जागृत करना, बच्चों में प्रश्न पूछने और सोचने की आदत डलवाना। जिज्ञासा होने से बच्चा सीखने में खुद सक्रिय होता है। यानी देखिए बच्चों को इस प्रकार आदत डलवाना कि वो प्रश्न पूछ सकें और सोचें, ठीक है? यानी प्रश्नों के बारे में सोचें और प्रश्न पूछें, जिससे देखिए क्या है वो सीखने में वो काफ़ी सक्रिय होते हैं। उनके मस्तिष्क को विकसित किया जा सके। उदाहरण देखिए, कहानी या पहेली से पाठ की शुरुआत करना। जब भी देखिए पाठ की शुरुआत की जाए तो देखिए या तो किसी कहानी से की जाए या पहेली के माध्यम से लेसन का प्रारंभ किया जाए।
अगला है देखिए आत्म संबंध बनाना। तो देखिए पाठ्य वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से जोड़ना, यानी पाठ्य वस्तु को विद्यार्थी के जीवन से जोड़कर पढ़ाना। इससे बच्चा विषय को अपने जीवन से संबंधित मानता है। यानी जब जीवन से आप जोड़कर दैनिक जीवन से जोड़कर आप पढ़ाएँगे, तो जो भी विषय वस्तु बच्चा सीख रहा होगा, उसको ऐसा लगेगा कि ये सब दैनिक जीवन से रिलेटेड है, ठीक है? तो वो अच्छे मन से सीख पाएगा। उदाहरण, गणित के प्रश्नों को उनके रोजमर्रा के खर्चों से जोड़ना। यानी अगर गणित के प्रश्नों को आप सॉल्व करा रहे हैं, तो ऐसे उदाहरण देना कि उसके जो दैनिक जीवन में डेली इस्तेमाल हो रहे हों। ठीक है? अगला है प्रोत्साहन। तो देखिए, लगातार हिम्मत बढ़ाना, यानी बच्चे की देखिए लगातार हिम्मत बढ़ाना चाहिए। भले ही विद्यार्थी गलती करे, विद्यार्थी चाहे जितनी गलती करे, लेकिन विद्यार्थी का देखिए मनोबल गिराना नहीं चाहिए, उसका मनोबल बढ़ाते रहना चाहिए। इससे बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है? यानी प्रोत्साहन बढ़ाने से क्या होता है, बच्चे का जो है आत्मविश्वास बढ़ता है, यानी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। रोचक शिक्षण विधियाँ, यानी ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो। जैसे चित्र है, चित्रों का प्रयोग करना चाहिए, कहानी का उपयोग करना चाहिए, बच्चों को खेल खिलवाने चाहिए और फिजिकल एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, प्रोजेक्ट कार्य करवाने चाहिए, रोल प्ले आदि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है? इससे कक्षा में ऊब नहीं होती, यानी इससे देखिए बच्चे जो हैं बोर नहीं होते, यानी नहीं तो बच्चे बोरिंग फ़ील करने लगते हैं। और बच्चा रुचि लेकर सीखता है, यानी इन क्रियाओं का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, तो बच्चा तो देखिए जो रुचि लेकर सीखता है, ठीक है? अगला है देखिए सकारात्मक वातावरण। कक्षा में डर रहित, प्रेमपूर्ण, सहयोगी माहौल बनाना, यानी कक्षा का जो माहौल होना चाहिए, वो डर रहित होना चाहिए, यानी बच्चों के अंदर डर नहीं पैदा करना चाहिए। उनको देखिए प्रेम पूर्वक सिखाना चाहिए और सहयोगी माहौल होना चाहिए, यानी आपस में बच्चे मिल-जुल कर कार्य करें, ऐसा कार्य देना चाहिए। विद्यार्थी खुलकर सीखते हैं, यानी इन क्रियाओं के माध्यम से, यानी इन विधियों के माध्यम से विद्यार्थी है जो खुलकर सीखते हैं और बिना डरे अध्ययन कार्य करते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हमने पढ़ा अभिप्रेरणा और अभिप्रेरणा की विधियाँ, ठीक है? ये देखिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।